मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल जिन जोमा ने किया, उनमें नाजी नाम का एक सालार खुसूसी अहमियत का हामिल था। अय्यूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और जबान पर प्यार और मोहब्बत की चाशनी थी। बाज पुराने अफसरों ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिनमें तंज थी और तमस्खर भी था। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ थे या उसके मुतालिक सिर्फ ये जानते थे कि वो हुक्मरान खानदान का फर्द और अपने चचा का जाननशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ उसका क्या रिश्ता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अहमियत बस उसके खानदान की बदौलत थी या इस वजह से उन्होंने उसे अहमियत दी कि वो मिस्र का फौजी वायसरॉय बन के आया है। इसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। मौरख और उस वक्त के वाक़े निगार ये नहीं बता सकते कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन लोगों की नजरें भांप ली थीं या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले उस हुजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफे के लिए रुका तो अय्यूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई थी। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो उसके बाप की उम्र का था सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अय्यूबी से बगलगिर हो गया। उसने अय्यूबी की पेशानी चूमकर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए है। तुम मेरे पास जंगी और शिरकोह की अमानत हो। मेरी जान अजमत इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी का हाथ चूम कर कहा, मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए। सलीबी स्याह घटाओं की मानंद छा रहे हैं। नाजी जवाब में सिर्फ मुस्कुराया, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई लतीफा सुनाया हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस तजुर्बेकार सालार की मुस्कुराहट को गालिबन न समझ सका। नाजी फातिमी खिलाफत का परवरदा सालार था। वो मिस्र में बॉडी गार्ड्स का कमांडर था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फौज उस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्ला थी और ये फौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके जोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मफाद परस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो चुकी थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीबकारियां शुरू हो चुकी थी। ज़रपरस्ती और तायुश का दौर दौरा था। जिसके पास जरा सी भी ताकत थी उसे वो अपने इख्तदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडी गार्ड्स फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने उसे साजिश साज दिमाग दिया था। उसे उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल उसी तरह मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमजोर सी भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अय्यूबी उस जहर खंद को न समझ सका। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडी गार्ड्स का कमांडर था और सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसकी फौज की जरूरत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो उसने कहा कि मेरे सर पर जो दस्तार रखी गई है मैं उसके अहल न था। इस दस्तार ने मेरा आराम और मेरी नींद खत्म कर दी है। क्या आप हजरात मुझे उस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हुजूर काम से पहले तुआम पसंद नहीं फरमाएंगे? उसके नायब ने पूछा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। लंबे तड़ंगे कवि हैकल बॉडी गार्ड्स उस इमारत के सामने दो रोया खड़े थे जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। अय्यूबी ने उन गार्ड्स के कदबुत और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर ये रौनक दरवाजे में कदम रखते ही गायब हो गई। वहां 4 नौजवान लड़कियां, जिनके जिस्मों में जुहद शिकन लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समोया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियां उठाए खड़ी थीं। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में पत्तियां बखेरनी शुरू कर दी और उसके साथ दफ की ताल पर ताउस और रबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अय्यूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब उसके दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और उसे आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अय्यूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पर देखी थी। हम हुजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज है, एक चीज जो मेरे दिल को भाती है। आप हुक्म दें। नायब ने कहा, वो कौन सी चीज है जो हुजूर के दिल को भाती है? सलीबियों की लाशें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुरा कर कहा,
मगर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें कहर और अताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमान की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलीबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं, और जानते हो वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपने बच्चियों को नंगा करके उनकी इस्मतें रौंद डाली हैं। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उसने सबको एक नजर देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार इनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझ कर बेकार हो जाए। हुजूर की जाहो हशमत, मुझे हुजूर न कहो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काटती हो। उसने कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर सल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र में आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहीरा रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बनकर नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेट कर वहां से हट गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था। उसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर रंगारंग फूल बिखरे हुए थे और उनके दरमियान रोस्ट किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्ग और जाने कैसे कैसे खाने सजे हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? नहीं हुजूर, नायब ने जवाब दिया। गरीब लोग तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के फर्द हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने कहा, इस जगह जिस कदर मुलाजिम हैं और यहाँ जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, उन सबको अंदर बुलाओ, ये खाना उन्हें खिला दो। उसने लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर उसके कमरे में चला गया जो वायसराय का दफ्तर था। 2 घंटे के बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, ईड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के खास कमरे में उसके 2 कमांडर जो उसके मोतमिद और हमराज थे उसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा कि जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कमबख्त जो भी बात करता है कहता है रब्बे काबा की कसम, सलीबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल कर दम लूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा। और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगी? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ओरवश? नाजी ने कहा, मैं उसे यकीन दिलाकर आया हूं कि ये 50,000 सूडानी शेर उसके इशारे पर सलीबियों के परखचे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। नाजी ने कहा, उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं होती, वो मिस्र के लोगों को भर्ती करके हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, आपके हुक्म की तामील होगी। नाजी ने जवाब दिया, मगर मैं ऐसे हुक्म की तामील नहीं करूंगा। मिजाज का कैसा है? ओरवश ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता। दूसरे कमांडर ने कहा, नया नया असीर मिस्र बन के आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा। नाजी ने कहा, उसे इसी नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नायबीन को सामने बिठाए ये जहन नशीन करा रहा था कि वो हुकूमत करने नहीं आया और ना किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की जरूरत है और उसने ये भी कहा कि उसे यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं। 50,000 बॉडीगार्ड्स सूडानी हैं। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को ये हक देना है कि वो हमारी फौज में आएं, अपने जौहर दिखाएं
और माल गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का मेयार जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बताया, मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाजिम ने उससे पूछा, क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है, नाजिम ने जवाब दिया। फौजी उमूर उसी के सुपुर्द हैं। वो किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश रहा, जैसे उस पर कुछ असर ही ना हुआ हो। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बगदाद से अपने साथ लाया था। वो उधेड़ उम्र आदमी था, अदाकारी, चर्ब जबानी और भेस बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी भी की थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ लाता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। नई महारत के अलावा अली में वही जज्बा था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी में था। तुमने सुना अली? सलाहुद्दीन ने कहा, ये लोग कह गए हैं कि नाजी किसी से हुक्म नहीं लिया करता, अपनी मनवाया करता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर जिसका नाम नाजी है, नापाक ज़हनियत का आदमी है। इसके मुताल्लिक मैं पहले से बहुत कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की ज़ाती फौज है। इसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतज़ामी ढांचे को बेहद कमज़ोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल बजा है कि फ़ौज में यहाँ के हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम करूँगा। मुझे शक है कि सूडानी फ़ौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फ़ौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सुबकदोश करना पड़ेगा। मैं अपनी सफ़ों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, नाजी घर का भेदी है, उसे सुबकदोश करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवार गैरों के लिए है, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की ज़हनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फ़ौज की ज़हनियत मालूम करने की कोशिश करो। मुझे सही इत्तला दो कि फ़ौज कहाँ तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा आदमी नहीं था। उसकी ज़हनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आज़ाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इक़्तिदार और शैतानियत के साथ। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे अपने जाल में फांसना चाहता उसके साथ मोम हो जाता। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही रवैया इख्तियार किया, हाँ में हाँ मिलाता चला जाता था। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक फ़ौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी, हालांकि ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने उसे यकीन दिला दिया था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स फ़ौज हुक्म की मुंतज़िर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि वो बॉडीगार्ड्स की तरफ से उसे दावत देना चाहता है और फ़ौज उसके एजाज़ में जश्न मनाने के लिए बेताब है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मसरूफियत की वजह से ये दावत कबूल न कर सका। दोस्तों, ईमान फरोशों की दास्तान का दूसरा हिस्सा आपके पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको इससे क्या कुछ सीखने का मौका मिला। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।